वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने करना है जी सोशियोलॉजी SOC 401 का लेसन नंबर 5 एंड 6। मुझे पता है कि जो कि MGT 111 का इंतज़ार करें उनका दिल कर होगा मेरा गलत बात है, लेकिन नहीं जी, टेंशन लेनी। आज ही MGT 111 की वीडियोज़ आएंगी और सोशियोलॉजी की भी आज ही आएंगी। सबके 6 लेक्चर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो टेंशन लेनी आपने। दोनों लेसन इकट्ठे करें क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं, बहुत आसान है, बेसिक्स हैं। तो चलें जी, क्योंकि हमने पहले जितनी थेरीज़ थी वो तो पढ़ ली हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की जितनी थेरीज़ थी हैं वो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन अब ये मेथड क्या होता है जी, किस तरह से हम ये सारी रिसर्च करते हैं, किस तरह ये सारे मामला तय होते हैं, इनको अब हम जानेंगे। और चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आती है फील्ड वर्क की बारी। फील्ड वर्क क्या होता है कि जैसे बाकी आम दूसरी साइंसेस में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर होते हैं एक्सपेरिमेंट्स आपके लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, आपके एक प्रॉपर सेटअप के अंदर आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फील्ड वर्क इज़ लाइक कि आपको उस जगह पर जाना पड़ता है, उस प्लेस पर जाना पड़ता है और वहाँ पर आप अपना जो भी एक्सपेरिमेंट है वो एक ख़ास तर्ज पर अंजाम देते हैं। यहाँ पे बेसिकली होता ही है कि आप अपना कोई हाइपोथेसिस बना कर जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि लोगों के शहरों में मूव करने से शहरों में पोल्यूशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। अब हमने इसको प्रूव करना है तो हमने मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर पाकिस्तान के देखना है और वहाँ पर अंदाज़ा लगाना है कि वहाँ पे वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हम अपने घर में बैठे हुए हम ये बात कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम ये बात करेंगे तो ये प्रॉपर रिसर्च वर्क के अंदर नहीं आती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जाएं और हम उन जगहों पर जाकर देखें और वहाँ पर रिसर्च करें, उस जगह पर, उस फील्ड पर जाकर, उस मुल्क में जाके, उसके शहरों में जाके, और फिर वहाँ से मालूमात इकट्ठी कर कर लाएँ और हम जो है वो फिर अपनी बात को सपोर्ट कर सकते हैं। फील्ड वर्क के स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला होता है जी सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब ये कि आपने कोई भी एक प्रॉब्लम सर्च कर लेनी है। आप कह सकते हैं कि आप पॉल्यूशन सर्च कर लें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सर्च कर लें, आप कोई भी एक अपना, ज़ाहिर है आपने अगर कोई काम करने जाना है, आपने किसी बारे में कोई इकट्ठी वुमेन राइट्स की बात कर लें, आप किसी भी रेशो के बारे में बात कर सकते हैं कि इधर इस चीज़ का रेशो ज़्यादा है बनिस्बत उसके, या क्वालिटी ऑफ स्टडी की बात कर लें। किसी भी चीज़ को आपने, ज़ाहिर है आपने कोई एक प्रॉब्लम तो लेनी है ना सबसे पहले, कि अच्छा ये वो प्रॉब्लम है, और फिर आपने उस प्रॉब्लम का अपना एक हाइपोथेसिस बनाना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द विलेजेस पीपल आर मूविंग टूवर्ड द सिटीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, और इन बैकवर्ड एरियाज दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टू द सिटीज़। तो इस तरह की कोई भी आपने अपनी हाइपोथेसिस बना लेनी है। ऐसे आपने कोई भी अपना एक टॉपिक बना लेना है अपने माइंड में जिस पर आपने रिसर्च करनी स्टार्ट करनी है। सेकेंड इज़ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। डिज़ाइन कैसे बनता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलहदा करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि लोग जा रहे हैं शहरों से लोग गाँवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का वहाँ पर होना और उनकी वजह से लोगों का मूव करना, मतलब जिस वजह से लोग मूव कर रहे हैं, दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब लोगों का मूव करना एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या वहाँ पर अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये कि आपने चीज़ों का देखना है कि अच्छा ये तो नतीजा निकल रहा है, पर ये नतीजा किस बिना पर निकल रहा है, आपने उसको देखना है। मतलब लोग मूव तो कर रहे हैं गाँवों से शहरों की तरफ, पर क्यों मूव कर रहे हैं? ठीक है, तो उनका मूव करना जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा अपॉन द फैक्टर्स, कि वहाँ पर क्या फैक्टर्स हैं। वहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, वहाँ पर रहन सहन के तरीके अच्छे हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कुछ भी हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड स्पेशली सो दे कैन बी मैयर्ड। उनको आपको डिफ़ाइन करना है, आपने उन्हें मैयर करना है। अब वो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? वो वेरिएबल्स वहाँ की अच्छी तालीम हो सकती है, वो वेरिएबल वहाँ का अच्छा रहन सहन, वहाँ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उधर अच्छी अपब्रिंगिंग के मौके। तो ये सारी चीज़ें आपके उनमें आ सकती हैं, जिनको अगर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी, कि आप किस चीज़ को स्टडी करें, आप किस बात को स्टडी करें।
फिर क्या होता है कि आप वहाँ के लोगों में उठते बैठते हैं, वहाँ के लोगों में अपने हाइपोथेसिस के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक लोग सर्वेस बांट देते हैं लोगों में, क्वेश्चनर्स टाइप बांट देते हैं, 100 क्वेश्चंस का मतलब एक सर्वे सा बना के लोगों को कहते हैं आप फिल करें। और फिर उन जो वो आंसर्स होते हैं जो फिल किए हुए होते हैं उसमें से वो येस और नो को एक कोड असाइन कर देते हैं कि मतलब ये जो कोड वाले येस वाले लोग हैं ये इस कोड में स्टैंड करेंगे और जो नो वाले लोग हैं वो इस कोड में स्टैंड करेंगे। एक कोड असाइन करने से ये होता है कि इन लोगों को कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा, जब आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, आपने उसको कोड असाइन कर दिए, आपने उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया, उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग द डाटा, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है। आपने तब देखना है कि आया आपका हाइपोथेसिस जो है वो ठीक था या नहीं था, या जो फैक्टर्स आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताए क्या वो इसी तरह थे, और क्या आपकी बात में कितनी सच्चाई थी। कंपैरिजन किया जाता है मुख्तलिफ़ जगहों का, मुख्तलिफ़ कल्चर्स का। इन सारी चीज़ों को आपने इंटरप्रेटिंग द डाटा में एंड पर आपने देखना है और बताना है कि आया आपका हाइपोथेसिस ठीक था या नहीं था। नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ लाइक कि मतलब जैसे अगर आप फील्ड पर जाते हैं और आपका जो हाइपोथेसिस है वो इतना सही नहीं निकलता, या जो आपने टेक्निक वहाँ पर यूज़ किया, लेट्स सपोज़ आपने रिटर्न सर्विस बनवा ली हैं और वहाँ पर लोगों का लिटरेसी रेट ही 3% है, तो वो आपके लिए वो सर्विस तो बेकार गए, क्योंकि वो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, तो वो लोग उन सर्विस को फिल नहीं कर सकते। इस वजह से आपके जो काम है, जो आपका फील्ड वर्क है, उसमें फ़्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी टेक्निक्स को, अपनी चीज़ों को वहाँ के हालात और वाक़यात के मुताबिक मोल्ड कर लें। डिफ़िकल्टीज़ इन फील्ड वर्क में क्या क्या मसाइल आते हैं? मसाइल ये आते हैं कि आपको बहुत सारी जगहों पर जाना होता है, बहुत बैकवर्ड से बैकवर्ड जगहों पर जाना होता है, जिसकी वजह से आपको कोई डिज़ीज़ का सामना हो सकता है। आपको ज़ाहिर है जब डे एंड नाइट का डिफरेंस है, टाइमिंग्स का डिफरेंस है, हर चीज़ का डिफरेंस है, तो आपको कल्चरल शॉक भी लग सकता है। कल्चरल शॉक की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आपको अपने यूजुअल सराउंडिंग के माहौल से बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल में जाना पड़ता है, देन यू फेस द कल्चरल शॉक। तो इस टाइप के आपको प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपका जो है वो ये प्रॉब्लम भी इंसान में आ जाती है कि एट टाइम्स जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो बाइस्ड हो जाते हैं, तो उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। लेक्चर नंबर 6 इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ मैथड्स इन कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, तो हम इसको साथ ही कवर करेंगे। बहुत मज़े का है ये भी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये होती है कि आप वहाँ के कल्चर के लोगों के साथ सिर्फ बातचीत करके उनकी बातें नोट डाउन नहीं कर लेते, आप वहाँ पर उनकी डेली लाइफ में उनके साथ रहते हैं और उधर से फिर चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके कॉल और फेल में कितना डिफरेंस है। मतलब जो वो बातें कह रहे हैं और जैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो सही है या उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फीड लाइन, आपको जब आपने किसी भी फील्ड में जाना है, अगर वो कोई बैकवर्ड एरिया है, वो कोई दूसरा मुल्क है, वो कोई दूसरा शहर है, वो जहाँ पे भी है, वहाँ के आपको प्रॉपर वहाँ के लोगों से आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। कहीं पे जो है वो कोई जागीरदारों का रूल है, कहीं पर गवर्नमेंट के अंडर कोई जगह आती हैं, कोई मतलब जहाँ पे भी आप जा रहे हैं ना, वहाँ के जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और एडवांटेजेस क्या होते हैं जी इसके? एडवांटेजेस ये होते हैं कि गलती का चांस बहुत कम हो जाता है, कि मतलब जो लिखने पढ़ने में जो गलतियाँ आ जाती हैं, जो लोगों की गलत बयानियों में गलतियाँ आ जाती हैं, जो लोग एट टाइम्स मतलब होता है कि वो लोग बताना ही नहीं चाहते होते, बहुत सारी बातों पर वो लोग पर्दा डाल रहे होते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि वो गलत कोट कर रहे होते हैं, या उनके नज़दीक वो चीज़ें सही होती हैं तो वो उनको उसी तरह पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ एन एडवांटेज कि आप वहाँ जाकर रहते हैं उन लोगों में, तो वहाँ पे फिर गलती का चांस नहीं बचता। आप बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पर ऑब्ज़र्व करके आप आते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि जब वहाँ पर आप सर्विस करते हैं या आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि ऊपर वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोड्स असाइन किए जाते हैं कि इतने येस हैं इस बात को लेकर, इसको कोड असाइन कर दो, इतने नोज़ हैं इस बात को लेकर, इनको कोड असाइन कर दो। तो वो जो कोड्स होते हैं उनको कैटेगराइज करना, उनके दरमियान हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन करना, एंड ऑल डूइंग ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक ये आपके ड्रॉबैक में आ जाता है। इंटरव्यूइंग क्या है?
बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इंटरव्यूज़ भी लेते हैं या खाली इंटरव्यूज़ लेने पर भी बिलीव करते हैं। मतलब डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, सिचुएशंस, टाइम एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो इंटरव्यू बेसिकली वही होता है जैसे कि आप लोग आम इंटरव्यूज़ देने जाते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए होते हैं एट टाइम्स। अगर प्रिपेयर्ड हो तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और अगर नहीं प्रिपेयर्ड होते तो इट इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और उनसे वो सवालात किए जाते हैं और उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ का माहौल क्या है, क्या मामलात हैं, क्या नहीं है। पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा फेवर मिलती है क्योंकि उसमें गलती के चांसेस या बाइसिज्म के चांसेस या इस टाइप की चीज़ों के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंसान जो फेस करता है, जो फील करता है वहाँ रह कर, वो वही नरेट करता है। अच्छा जी, जब आप इंटरव्यू कर रहे हों तो उसकी भी गाइडलाइंस हैं। जैसे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने कहा है कि आपको वहाँ के लोगों से इजाज़त लेनी होती है या वहाँ पे जो भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं उनसे इजाज़त लेनी होती है। तो वैसे ही जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आपने जो क्वेश्चंस हैं उसको रिपीट नहीं करना। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू डोंट स्मोक, डू यू आस्क डू यू स्मोक। मतलब किसी को इम्पोज नहीं करना कि हाँ तुम सिगरेट पीते हो ना, मतलब ये वाला हिसाब है। उर्दू में बता रही हूँ तो वो ये हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है आपकी कि इस तरह के क्वेश्चन के बजाय आपने सिंपल उससे क्वेश्चन करना है, उस पर इम्पोज कोई चीज़ नहीं करनी उसके जिसको कहते हैं कि पुटिंग वर्ड्स इन समवन एल्स माउथ, कि आप उसके मुंह में अल्फाज ठूंस रहे हैं कि हाँ तुम कहो कि तुम ये करते हो। तो ये चीज़ नहीं आपने करनी, आपने सिंपल क्वेश्चन करना है। सेंसस टेकिंग क्या होती है जी? सेंसस टेकिंग होती है डेमोग्राफी, हमने पढ़ी है सोशियोलॉजी SOC 101 में। अगर आपने देखने हैं तो उसके लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। उसमें होता है बेसिकली कि कितने लोग रह रहे हैं, लिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस टाइप की बेसिक नॉलेज ये डेमोग्राफिक्स में आती हैं। तो अगर कहीं पे भी आप फील्ड वर्क करने जा रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, या इट इज़ नेसेसरी और इट इज़ अ गुड थिंग, इस तरह कह सकते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको वहाँ के डेमोग्राफिक्स का पता हो, डेमोग्राफिक डाटा आपके पास मौजूद हो तो आपकी इन्वेस्टिगेशन ज़रा आसान हो जाती है। मतलब अगर आपको वहाँ के लिटरेसी रेट का पहले पता चल जाएगा तो फिर आप वहाँ पर इंटरव्यूज़ यूज़ कर लेंगे एज़ कम्पेरेटिव टू सर्वेज़। या अगर आप देखते हैं कि यार वो इंटरव्यू वाले भी लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा है कि उसको ओवरकम नहीं कर सकते, तो आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो इसमें इस तरह आपको सेंसस टेकिंग में मतलब डेमोग्राफिक डाटा पहले ले लेने में हेल्प हो जाती है बहुत। और यहाँ पर हो गया है जी हमारा लेक्चर एंड। आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। एनी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम सॉरी वीडियोज़ लेट आ रही हैं थोड़ी सी, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लें, गुस्सा कम क्या करें आप लोग मेरे पे। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।